अपने दर्शकों की बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले मैं एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब दरअसल 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 109, यानी सिर्फ 5 सीटों का फासला था। अगर वोटों के लिहाज से देखें तो बीजेपी को लगभग 0.12% वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास सीटों की संख्या ज्यादा थी इसलिए सरकार उन्होंने बनाई। लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे कांग्रेस की तरफ से, उन्हों के साथ कुछ विधायकों ने तोड़फोड़ की, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बनी जिसे ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका राकेश जी कितनी अहम है आज की तारीख में? क्या क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरीके से भाजपा में समाहित हो गए हैं? क्या वो भाजपाई हो गए हैं? क्या भाजपा ने उनको स्वीकार कर लिया है? राकेश जी। आज तो जी सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को, दर्शकों को जन्माष्टमी की मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बात जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में असंतोष का जो नया पौधा है उसी दिन से शुरू हो गया है। और ये जितने नाम अभी आपने प्रस्तावना में गिनाए, ये उस पीढ़ी के लोग हैं जो जिंदगी भर उस महल से, जिस महल से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ उससे पहले पोषण पाती थी, उसके दूसरे धड़े से यानी माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमेशा संघर्ष करते रहे। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो पहले सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी थी, वो शिवराज वाली भारतीय जनता पार्टी थी। अब महाराज वाली जनता पार्टी है और नाराज कार्यकर्ताओं की जनता पार्टी अलग है। अभी दो नेताओं के नाम अभी नहीं लिए गए इसमें, अभी प्रमुख नेता आपने संतुष्ट बताए हैं। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे होते हैं अनूप मिश्रा, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। आज उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। वो भी उमा भारती जी की पीढ़ी के नेता हैं। एक नेता जबलपुर में होते हैं अजय बिश्नोई, वो भी उसी पीढ़ी से आते हैं, जनाधार के नेता हैं, लेकिन आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसकी साफ साफ वजह यह है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है वो कुशाभाऊ ठाकरे के संस्कारों वाली पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे अमित शाह के और मोदी के द्वारा गढ़ी गई पार्टी। उन्होंने अपने ढंग से सर्वेक्षण कराए हैं, उन्हें वरिष्ठ नेताओं से संवाद करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। और इस वजह से एक तरफ तो वरिष्ठ नेताओं में असंतोष बढ़ रहा है और दूसरी तरफ तो महाराज का प्रवेश हुआ है, उससे कार्यकर्ता नाराज हो गया है, क्योंकि उसे जिस महल से हमेशा लड़ना पड़ा आज उसी के आगे जाके मुजरा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो वो मुजरा नहीं करना चाहता मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का। भले ही भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में महल की मदद करती रही, माधवराव सिंधिया के समय भी जब उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी हटा लिया था, तो उसको राजमाता के एहसानों से ऋण होने की एक वजह मानी। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने शामिल कर दिया भारतीय जनता पार्टी में और उनकी जो छोटी सी एक पलटन थी 20 विधायकों की और उनके कार्यकर्ताओं को, उसको जब आप सिर पर बिठाने लगे तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का तो मैं दावा कर सकता हूँ कि वहाँ असंतोष बहुत ज्यादा है, कार्यकर्ताओं में भी और नेताओं में भी। और इसका खमियाजा जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राकेश जी, कितनी सीटें होंगी चंबल और ग्वालियर के संभाग में विधानसभा की? ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें विधानसभा की आती हैं और पिछले इलेक्शन में 2018 में जो पराजय हुई थी वो इसी अंचल से ज्यादा हुई थी, क्योंकि कांग्रेस को लगभग 23 सीटें मिली थी, 9 सीटें भाजपा के पास थी और बाकी बसपा एक आध सीट थी। कुल मिला के ताकत यही से कांग्रेस को मिली थी और जो सरकार बनाने में भूमिका इस अंचल की मानी गई। और जब जनादेश की सरकार को हटा के धनादेश वाली सरकार बनी जिसमें 35-35 करोड़ रुपए बांटने की चर्चाएं चली थी, प्रमाण तो किसी को होते नहीं है, तब भी इसी अंचल के जो बागी थे वो सर्वाधिक थे। कुछ बुंदेलखंड के थे, कुछ हमारे मालवा अंचल से थे, तुलसी राम सिलावट है, गोविंद सिंह राजपूत हैं। लेकिन सारी जो भूमिका रही है सत्ता परिवर्तन की मध्य प्रदेश में वो ग्वालियर चंबल अंचल से ही बनी और अभी तक वहीं से चल रही है।
बिल्कुल, कितनी अजीब विडंबना है कि हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, और आज भी एक नेता को हम लोग महाराज कह रहे हैं। मुझे लगता है कि यह भारतीय लोकतंत्र की इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और उस नेता को जो अपने आप को आधुनिक बताने की कोशिश करते हैं, उनको भी जब ग्वालियर पहुंचते हैं तो उनको भी अपने आप को महाराज कहलाना पड़ता है। ये जो सामंतवादी नेता है राजेश जी, ये कितने बड़े राजनीतिक ताकत है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या अपने बल पे ये बीजेपी को जिता सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर? क्योंकि जब उनको लेकर आया गया तो ऐसा लगा जैसे कि कांग्रेस के कोई बहुत बड़े नेता को तोड़ लिया गया, राहुल गांधी के बड़े करीबी को तोड़ लिया गया, और अब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में कोई हरा ही नहीं सकता। आज वो स्थिति है क्या, या वो लाइबिलिटी बन गया एक तरीके से? बिल्कुल नहीं। देखिए, उनको एक बहुत ही सोची समझी नीति के तहत लाया गया था। वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी वो उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। वो लाभ सिर्फ बीजेपी को इतना दिला पाए कि उन्होंने अब कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा अपयश मोल ले लिया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि गुना और शिवपुरी, जो 2 जिले उनके संसदीय क्षेत्र में आते हैं, वहां शायद ही भारतीय जनता पार्टी का खाता खुले। केवल एक करेरा सीट पर अगर उनका बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए तो जीत जाए, अन्यथा आप देखिएगा कि पिछले बार 9 सीटें जो बताई हैं राकेश जी ने, शायद 9 भी अब इस बार नहीं मिलेंगी। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो सामंत वाली बात आपने कही, मैं तो उनके पिताजी से भी परिचित था और विजय राजे सिंधिया से भी बहुत अच्छी तरह परिचित था। दोनों ने अपने अंदर के सामंत को काफी हद तक समाप्त कर दिया था, और माधवराव सिंधिया के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि वो सामंत उनका समाप्त हो गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर वो सामंत बहुत ही क्रूर और विकराल रूप में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 ये कहता है कि कोई उपाधियां महाराज को, राज को, श्रीमंत की दी नहीं जाएंगी, लेकिन आज भी आप उस इलाके में जाएंगे तो वो महाराज उनको बोलते पाए जाएंगे। उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है अगर उनको कोई श्रीमंत के नाम से संबोधित करे, और फिर वो अपने परिवार के गीत गाते हैं कि उस परिवार ने ये किया। तो एक तरह से असंवैधानिक लाइन पर वो चलते हुए और अपने परिवार के गीत गाते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।